हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। पेंडेमिक का समय है, इसमें बचना भी है, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना भी है। यानी ज़िंदगी बचाना और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आज सबके लिए मैंने एक विषय चुना है, विधानसभा चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख तय कर दी है। नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको टाला नहीं जा सकता है। कोरोना का काल है, पेंडेमिक जो है, तीसरी लहर का प्रकोप है, फिर भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव एक संवैधानिक व्यवस्था है, प्रक्रिया अनिवार्य है। चुनाव अगर नहीं होंगे तो विधानसभाएं नगरीत होगी, नई सरकार नहीं बनेगी और संविधान के उपबंध में संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होगा, तो चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। तो 5 राज्य जो हैं चुनाव वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इनके पास लगभग इन 5 राज्यों को मिलाकर 690 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जबकि भारत में कुल 41 से 20 विधानसभा सीटें हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चुनावों को संपन्न कराता है। लेकिन अब चुनाव अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव जरूरी है, तो यह भी जरूरी है कि चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए। हालांकि अलग अलग राज्यों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, ये चुनाव विधानसभा का है, राज्य का है। इस राज्य स्तर पर हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्या है। कहीं उग्रवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं पिछड़ा क्षेत्र है, कहीं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं बाढ़ सुखाड़ की समस्या है। अलग अलग राज्यों की अपनी अलग भौगोलिक संरचना है और अलग अलग समस्याएं भी हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी है। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सभी राज्यों के लिए समान रूप से चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले तो चुनाव जब हो किसी भी राज्य में, तो जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पिछली सरकार का परफॉर्मेंस क्या रहा, बात उस पर होनी चाहिए। तो जो पिछली सरकार सत्ता में रही है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसके परफॉर्मेंस पर चर्चा होनी चाहिए कि उन्होंने जो वायदे किए थे जनता के साथ, उन वायदों का क्या हुआ, उन वायदों को कितना पूरा किया। इसका अधिकार हर नागरिक को, हर व्यक्ति को है कि वो समझे कि राज्य की सरकार ने किस प्रकार लोगों की अपेक्षाओं के अनुकूल कार्य किया या नहीं किया। फिर राज्य में विकास का जो पैमाना है वो कितना ऊंचा हुआ। विकास एक बहुत ही बहुआयामी परिकल्पना है, एक अवधारणा है जिसका अलग अलग प्रक्षेपण हो सकता है। सामाजिक आर्थिक क्रांति विकास के संबंध में भी लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन विकास ऐसा हो जो दिखे, सबको दिखे। सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया जमीन पर दिखती भी है, तो विकास पर बहस होनी चाहिए। गरीबी हर राज्य की समस्या है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में ये समस्या है। बेरोजगारी भारत की समस्या है, खासकर पेंडेमिक के समय गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है, तो बेरोजगारी और गरीबी पर बहस होनी चाहिए। शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। अभी शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, लेकिन हमें इस बात पर सोचना है कि सरकार के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, कहीं ना कहीं इसमें अभी काम करने की जरूरत है। शिक्षा सरकारी क्षेत्र में जिस प्रकार से मिल रही है उसमें अभी और अधिक गुणवत्ता की जरूरत है। इस तरह स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर नागरिक को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए और ये लाभ सरकारी संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों के माध्यम से मिलना चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकारों ने भारत में सबको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के विषय पर काम करने की जरूरत है। यानी बुनियादी स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ सरकारी
चिकित्सा संस्थानों को मजबूत करना है, सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाए, उस पर बहस हो। पेयजल हर नागरिक को और खासकर ग्रामीण भाग में लोगों को पेयजल मिले, शुद्ध जल मिले। हालांकि भारत सरकार ने नल का जल या बिहार सरकार ने हर घर नल का जल की सुविधा को विस्तारित करके लोगों को ये सुविधा देने का प्रयास किया, लेकिन आपको ये देखना होगा कि नल का जल लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इस बात पर बहस होनी चाहिए। एक सुरक्षा हर वर्ग, हर जाति, खासकर कमजोर वर्ग जो कमजोर लोग हैं और उनकी सुरक्षा में विशेष ध्यान होनी चाहिए, खासकर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों, इनकी सुरक्षा को आज ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनके साथ अत्याचार और हिंसा के मामले बढ़े हैं। इसलिए सुरक्षा, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, आदिवासियों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग की सुरक्षा, साथ साथ कल्याणकारी कार्यक्रम जो सरकार का लोक कल्याणकारी कार्य की अवधारणा है, उसमें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कितना मिला, किसको मिला, इस पर बात होनी चाहिए। और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण, आज पर्यावरण का मुद्दा सबके लिए एक गंभीर मुद्दा है। स्वच्छता, सफाई पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, तो स्वच्छता और सफाई के विषय पर बात होनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि इन गंभीर मुद्दों पर बहस करने के बजाय चुनाव में जो बहस का विषय जो है वो जाति, धर्म, संप्रदाय, परिवार, यानी जाति, धर्म, संप्रदाय, परिवार जो है चुनाव का मुद्दा बन गया है। जो वास्तविक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं। इसमें महंगाई भी एक प्रमुख मुद्दा है। महंगाई से आम आदमी के जीवन का सीधा संबंध है। रोजगार बढ़े, ये जरूरी है। रोजगार बढ़े, महंगाई कम हो, समावेशी विकास हो, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो अभी हम जो देख रहे हैं अभी टेलीविजन पर या चुनावी रैलियों में या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता है या नेता है, वो अधिक से अधिक वोटों को बांटने में लगे हुए हैं और कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, कम्युनल बेस्ड को आधार मानकर हम देख रहे हैं कि चुनाव में एजेंडा सेट किया जा रहा है। जातिगत धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर समाज को बांटकर और वोट की राजनीति के एजेंडा को सेट किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सामाजिक धार्मिक तनाव के लिए महत्वपूर्ण कारक बनेगा। इसका मतलब कि इस प्रकार से अगर चुनाव होंगे, समाज में जातिगत, धार्मिक, सांप्रदायिक उन्माद को आगे बढ़ाकर ध्रुवीकरण करके उस आधार पर अगर चुनाव होते हैं और उसके आधार पर सरकारें बनती है, तो उससे समाज में सामाजिक धार्मिक तनाव बढ़ेगा, उन्माद बढ़ेगा और अंततः ये जो कदम है आत्मघाती होगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक होगा। इसलिए चुनाव के मुद्दे जो होने चाहिए वो विकास के होने चाहिए और ये बहस का विषय जो होना चाहिए, बहस होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी उपलब्धि की राजनीति पर बहस होनी चाहिए कि पिछली सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की और आगामी सरकार जो आने वाली है, जो वैकल्पिक सरकार, विपक्ष अगर दावा करता है कि हम बेहतर काम करेंगे, तो विपक्ष को वैकल्पिक योजना देनी चाहिए। विपक्ष को भी इसमें अपना अल्टरनेटिव प्लान देना चाहिए कि उसके पास क्या प्लान है जो 5 वर्षों तक लोगों के हितों की रक्षा करेगी, लोगों के कल्याण के लिए जरूरी होगा। उसके पास एजेंडा क्या है आगामी 5 वर्षों के लिए विपक्ष को बताना चाहिए। और वर्तमान में जो सरकार है, पिछली जो सरकार है, उसका परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होना चाहिए ताकि पता चले कि वह सरकार कहां सफल रही, कहां विफल रही। लोगों को भी यह जानने का मौका मिले कि उसके हितों के अनुकूल सरकार ने कहां तक काम किया है, कहां तक सरकार सफल रही है, कहां तक विफल रही है। और अगर आगामी कोई नई
सरकार आने वाली है, अगर कोई नई वैकल्पिक सरकार बनने वाली है चुनाव के बाद, तो उसके पास क्या विजन है, उसके पास क्या रोड मैप है, क्या विजन है, क्या उसके पास दृष्टि है, क्या उसके पास प्लान है, इस पर बहस होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि हर एक पार्टी में इस बात पर विचार होना चाहिए कि वो अपना अपना एजेंडा आगे लाए। हर पार्टी अभी अपना अपना मैनिफेस्टो को सामने लाए और जनता के सामने डिबेट करके बताए कि वो अगर सरकार में आई, वो अगर शासन में आई, तो जनता के लिए 5 वर्षों तक किस प्रकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी, किस प्रकार सुविधाएं देगी, इसके बारे में बताना चाहिए। न कि जाति, धर्म, संप्रदाय, परिवार के आधार पर ध्रुवीकरण करके समाज को बांटकर डिवीजन पॉलिटिक्स को बढ़ावा देकर चुनाव में जाना चाहिए। याद कीजिए कि अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर देश को बांटा था, जिससे देश कमजोर हुआ। अगर चुनाव में भी ध्रुवीकरण की राजनीति आगे होगी तो कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए आने वाले जो समय है और जो चुनाव की प्रक्रिया है और पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है और पॉलिटिकल पार्टीज का जो क्रियाकलाप है, उसमें बदलाव हो। हर पॉलिटिकल पार्टीज को इन मुद्दों से हटकर, जिन मुद्दों से देश कमजोर होता है, जिन मुद्दों से राज कमजोर होता है, उन मुद्दों से अलग हटकर देश को जोड़ने वाले और देश को सशक्त करने वाले मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। और देश इससे मजबूत होता है, राष्ट्र इससे मजबूत होता है। राष्ट्र हित में, देश हित में इन मुद्दों पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बहस करना चाहिए, इन मुद्दों को तिलांजलि देना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि विकास पर, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स पर बहस करने पर चुनाव में जीत नहीं मिलेगी, जनादेश नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग भी इसी को आधार मानकर चलते हैं, विकास के आधार पर वोट मांगने चलते हैं, परफॉर्मेंस के नाम पर वोट मांगने चलते हैं। लेकिन अंत चुनाव आ जाती है, गाय पर, मॉब लिंचिंग पर, धर्म पर, परिवार पर, संप्रदायवाद पर, ये जाति पर, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र और इसके लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होंगे और देश पीछे जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, समाज में उन्माद फैलेगा, समाज में अशांति बढ़ेगी, समाज में टकराव होगा। और विकास के लिए पहली आवश्यकता है कि देश में, राज्य में शांति हो, स्थिरता हो, लोगों में समरसता हो, सामाजिक धार्मिक सौहार्द हो। सामाजिक धार्मिक सौहार्द को बनाते हुए हम विकास की राजनीति को आगे लाएं और चुनाव में विकास आधारित मुद्दे बहस के विषय होने चाहिए। इसलिए मेरा अपील है कि आने वाले चुनाव जो चल रहे हैं उसमें अभी भी जनता को कम से कम इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम वोट किसे दें, हम अपने वोट का इस्तेमाल जो हमारे लिए जरूरी है, हम अपने एक एक कीमती वोट का इस्तेमाल विकास आधारित राजनीति के लिए करें। विकास जो देश और राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जा सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करके राष्ट्र में आधारभूत ढांचे को समृद्ध करके देश को सतत और निरंतर विकास के उच्चतर शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। उसी को वोट दें, उसी को चुने, उसी को प्रतिनिधि बनाएं, न कि देश, समाज और राष्ट्र को कमजोर करने वाली ताकतों को। इसलिए चुनाव में मुद्दे जो है वास्तविक मुद्दे विकास और परफॉर्मेंस होना चाहिए, न कि डिवीजन। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और सबसे अपील करता हूं कि कभी भी चुनाव हो तो चुनाव में मुद्दे परफॉर्मेंस बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, न कि डिवीजन। डेवलपमेंट और डिवीजन दो ऐसे विषय हैं जिन पर बहस करने की जरूरत है कि हम आखिर डेवलपमेंट की बात करेंगे कि डिवीजन की बात करेंगे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, डिवीजन डेमोक्रेसी के लिए खतरा
दूसरा है 3D है, डिवीजन, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी। और इसी डी में सबसे बड़ा डी है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए डिवीजन नहीं, डेमोक्रेसी के लिए डेवलपमेंट चाहिए। चलिए आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये आज का विषय अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।